सभी रेल कर्मचारी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी नरेंद्र पांचाल फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है D&R डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 एंड कोड ऑफ कंडक्ट रूल रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रेल सेवा आचरण नियम 1966। दोनों का आपस में बहुत तगड़ा घनिष्ठ संबंध है। दोनों के दोनों नियम किसी भी रेल कर्मचारी को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 जो बना है वो कर्मचारी के आचरण व्यवहार को दर्शाता है, और कोई मिसकंडक्ट करता है तो 1966 का हवाला देते हुए और 1968 के तहत प्रोसीजर अपनाकर, जो 1968 क्या है, वो प्रोसीजर है किसी भी कर्मचारी को पेनल्टी देने का। यानी कि चार्जशीट देनी है तो उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर स्पीकिंग ऑर्डर NIP नोटिस ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी अगर ऑर्डर पास करना है तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये काम D&R 1968 का है। खैर, इनसे पहले मैं आपको सीधा आपके बिंदु की ओर अग्रसर करने का काम करूँगा। आप सीधे चलिए और उसी विषय पर चर्चा करते हैं। साथियों, आज का पहला मेरी तरफ से आप लोगों के संदेश लिए है कि जब कभी आपको चार्जशीट मिले तो चार्जशीट मिलने के बाद आपका पहला काम होना चाहिए आरोपों को, जो आपके ऊपर चार्जेस हैं, उनको अच्छे से स्टडी करना और उनको समझना। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप चार्जशीट का मतलब अच्छे से अभी तक समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि बहुत सारे रेल कर्मचारी जिनका मेरे पास कॉल आता है और अपनी समस्याएं बताते हैं, उनको मैं बार बार समझाता हूं कि चार्जशीट में जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसको अनुशासनिक प्राधिकारी बोलते हैं, और उसी की ड्यूटी बनती है कि वो आरोप को साबित करे, न कि आपकी ड्यूटी बनती है। चार्जशीट जारी होने के बाद आपको डिफेंस के अवसर इसीलिए दिए जाते हैं, आप अपना बचाव प्रतिवेदन देने का अवसर 10 दिन का समय वो आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उस समय सीमा के भीतर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य या कोई गवाह या अच्छा स्पष्टीकरण आप रेलवे को दे सकें। तो साथियों, मैंने जैसे आपको अभी भी बोला कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चार्जेस को स्टडी करना है और ये देखना है कि आरोप स्पष्ट दर्शाए गए हैं या नहीं। ये स्पष्ट और अस्पष्ट का क्या मतलब है? स्पष्ट और अस्पष्ट का मतलब यदि चार्जेस आपके अस्पष्ट हैं, यानी कि अगर आरोपों को सही से नहीं बताया गया है और आरोप अस्पष्ट हैं तो चार्जशीट अपने आप में गलत है। अब चार्जेस जो आरोप हैं वो अस्पष्ट कैसे होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी ट्रैक मेंटेनर साथी का चार्जशीट आया और उसमें मैंने देखा एक लाइन लिखी हुई थी कि दिनांक इस तारीख को, कोई भी तारीख, दिनांक इस तारीख में आपको गैंगमेट द्वारा दिया गया कार्य आपने नहीं किया, ऐसा करके आपने न रेल सेवा आचरण नियम 1966 के पारा संख्या 1, 2, 3 का उल्लंघन किया है। केवल ये लाइन डाले थी उसमें। ना तो ये चार्जेज अपने आप में, ये आरोप अपने आप में अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब है उसमें ये कहीं नहीं दर्शाया गया है कि गैंगमेट के द्वारा आपको क्या काम दिया गया था। तो इस तरीके की ये जो चीज़ें, खाली मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। चूँकि मेरे पास न केवल ट्रैक मेंटेनर के बल्कि अन्य विभागों के कर्मचारियों के मैं एज ए डिफेंस काउंसिल और काफ़ी सारे केसेस मैंने डील किए हैं। तो दूसरा साथियों, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अपना केस जो है ना, कभी भी खुद डील ना करो। क्योंकि जो नवनियुक्त हमारे रेल कर्मचारी भाई हैं, उनको जो पुराने कर्मचारी हैं वो ये आश्वासन देते हैं या समझाते हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारियों से पंगा ना ले, आप माफ़ी मांग ले, माफ़ीनामा लिख के दे दें, आपकी चार्जशीट माफ़ कर दी जाएगी, अन्यथा प्रशासन आपको परेशान करेगा। यही भूल आपकी शेष बची सर्विस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। क्योंकि जब पहली बार आप गलती करते हैं, माफ़ीनामा लिख के देते हैं, या पहली बार में आपको पेनल्टी हो जाती है आपके जवाब के ऊपर,
तो उम्र भर के लिए बार बार ये DNR 1968 में लिखा है कि बार बार वो आपके पुराने आरोपों का हवाला देकर आपको हैबिचुअल घोषित कर देगा और आपको आदताना बनाकर आखिर में नौकरी से बाहर कर देगा। मैंने आपसे 2 बिंदुओं पर बात की, अभी आपको समझ में आया होगा। पहला कि सभी आरोप पत्र में आपने ये देखना है कि आपके ऊपर लगाया गया आरोप कहीं अस्पष्ट तो नहीं है कि जिसका आपको लगे कि आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, खुद के केस को कभी भी खुद डील ना करें। खुद डील करने से आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो चिढ़ता है। अगर आप किसी सलाहकार, अच्छे जानकार जो एज ए डिफेंस हेल्पर या फिर असिस्टेंट रेलवे एम्प्लॉय जिसको बोला जाता है, ऐसे आपके पास अनुभवी रेल कर्मचारी हैं तो आप निश्चित तौर पर उनका सहारा लेकर आपके आरोप पत्र को रद्द करवाया जा सकता है। आप कभी ये ना सोचें कि आपको SF11 मिला है तो ये आपके लिए खतरा साबित नहीं करेगा। चार्जशीट हो या शोकॉज नोटिस हो या चेतावनी पत्र हो, तीनों में आपको हर हाल में मैनेजमेंट को जवाब देना ही देना चाहिए। अब साथियों, बिंदु तीसरे बिंदु के अंदर जैसे मैंने आपको समझाया था कि आरोप लगाने वाले का काम है आरोपों को सिद्ध करना, न कि ये आपका ड्यूटी है। आप हमेशा सबसे सर्वप्रथम, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप अपनी चार्जशीट के जवाब में सीधा सीधा लिख के दे सकते हैं कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, बेसलेस हैं, तो इसलिए मैं आरोपों को डिनाई करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, मुझे मेरी तरफ से दी गई इतनी सी जानकारी आपके बेहद काम आएगी। इसलिए आगामी समय में जिस किसी साथी को अब तक भी चार्जशीट मिले हैं और समय सीमा के भीतर आपको जवाब देना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये अपने आप में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा यह मान लिया जाता है कि आप कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, अतः आपके ऊपर लगाए गए आरोपों को आपने स्वीकार कर लिया है। DNR एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम है, अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो मैं कहता हूँ आपकी नौकरी बेहद सरल और सुगम और आसान होगी। तो साथियों, समय समय पर नियमों को पढ़ते रहो और उनका अपने जीवन में अपनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही नियम आने वाली सर्विस में आपके काम आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।